नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी की, कांग्रेस में हो रहे संगठनात्मक फेरबदल की, देखेंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर क्यों भड़क गए खरगे, पीएमएलए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी, जानेंगे बांग्लादेश हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी की टीएमसी से कांग्रेस में वापसी, 4 साल बाद फिर थामा हाथ। 2 बार सांसद रह चुके हैं अभिजीत मुखर्जी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अपनी ही सरकार पर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले सरकार को सदन में देना चाहिए जवाब। मीणा ने फोन टैपिंग के लगाए थे आरोप। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत, 14 फरवरी को केंद्र के साथ बैठक को लेकर बनाई रणनीति। किसान नेता डल्लेवाल बोले डिपोर्ट हुए युवाओं का हाथ पकड़े सरकार। हरियाणा में सैनी सरकार में घमासान तेज, अनिल विज ने 8 पन्नों में दिया पार्टी के नोटिस का जवाब, बोले अगर कुछ और जवाब चाहिए हो तो वो भी देने को तैयार। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 122 अंकों की गिरावट के साथ 76,171 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 26 अंकों की गिरावट के साथ 23,045 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने इन चुनावी रेवड़ियों की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा करके परजीवियों का एक वर्ग तैयार किया जा रहा है। तो फ्रीबीज को लेकर और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि मुफ्त के पैसों और योजनाओं की वजह से लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत की तमाम चीजें मुफ्त में ही मुहैया हो रही हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों को मुख्य धारा में लाने की ओर जोर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव जीतने के लिए फ्री की चीजों के ऐलान वाले ट्रेंड की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस तरह की आकर्षक दिखने वाली योजनाओं से परजीवियों का एक वर्ग पैदा हो रहा है। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब चुनाव का ऐलान होता है तो लोग काम करने को तैयार नहीं होते, उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है। इन लोगों को मुख्यधारा के समाज का हिस्सा न बनाकर क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिल्ली चुनाव के ठीक बाद सामने आई है, जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज का ऐलान किया था। इसमें महिलाओं को हर महीने तय राशि, फ्री बस यात्रा, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर जैसे कई वादे शामिल थे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राजनीतिक पार्टियों के प्रचार पर क्या असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक दलों की रणनीति में बदलाव आएगा या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं। वहीं सवाल कांग्रेस में हो रहे संगठनात्मक फेरबदल को लेकर भी चल रहे हैं। कांग्रेस में कई राज्यों में पीसीसी चीफ और प्रभारी बदलने की कवायद शुरू हो गई है। 2024 के बाद से अब तक 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें पार्टी को कहीं हार का सामना करना पड़ा तो कहीं जीत हासिल हुई। ऐसे में अब कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत करने में जुट गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पिछले चुनावों में मिले करारे झटके के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चिंतन मंथन शुरू हो गया है और पार्टी के अंदर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगे के चुनावों के लिए जबरदस्त रणनीति बनाई जा रही है और राहुल गांधी की नई टीम तैयार की जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव किए हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ विधायक और पूर्व मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को नियुक्ति पत्र जारी किया और उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने नए दायित्व संभालने का निर्देश दिया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन दोनों नेताओं की नियुक्ति को पार्टी के आगामी चुनावों और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वेणुगोपाल ने कहा कि विक्रांत भूरिया और भक्त चरण दास के नेतृत्व से पार्टी को न केवल आदिवासी समुदाय बल्कि ओडिशा में भी मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और ये निर्णय पार्टी के आदिवासी और क्षेत्रीय नेतृत्व पर जोर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस बदलाव की खबर आते ही बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि जब जब पार्टी में चिंतन मंथन होता है, पार्टी अपनी खामियों पर काम करके और मजबूत होती है और इसका असर तुरंत ही चुनावों में दिखता है।
ऐसे में अब राहुल गांधी की ये नई टीम क्या कमाल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों की जिस तरह से वापसी हुई, उसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इन हालात में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा सवालों से घिर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के इस दौरे में प्रवासियों का मुद्दा उठाने की बात कही है। तो और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और उनका ये दौरा सुर्खियों में बना हुआ है, जहां भारतीय अवैध प्रवासियों की अमेरिका से वापसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं, वो इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि वो कुछ भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त है और चीजें हल हो जाएंगी। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एक राष्ट्र स्थायी होता है। राष्ट्र के पक्ष में सोचने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं। उन्होंने आगे कहा, आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है, गुलामों के जैसा है। खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी इस चीज का बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है। छोटे छोटे देश अपनी फ्लाइट भेजकर अपने लोगों को ला रहे हैं। ये लोग अपनी फ्लाइट भेजकर उन्हें ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अवैध प्रवासियों की वापसी के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, तो फटकार ईडी को भी लगी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से पीएमएलए के गलत इस्तेमाल पर एतराज जताया। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि एजेंसी किसी भी आरोपी को जानबूझकर जेल में नहीं रख सकती। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएमएलए यानी धन शोधन अधिनियम का इस्तेमाल आप किसी भी आरोपी को जानबूझकर जेल में रखने के लिए नहीं कर सकते, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जांच एजेंसी ईडी के कामकाज के रवैये और दृष्टिकोण पर सख्त ऐतराज जताते हुए कही। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस ओका ने कहा कि आरोपी को 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से ही वो हिरासत में है, जबकि हाई कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने केंद्रीय एजेंसी ईडी पर मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएमएलए की अवधारणा ये तय करने की नहीं हो सकती कि किसी बहाने किसी व्यक्ति को जेल में ही रखा जाए। अगर ईडी का यही दृष्टिकोण है तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। लेकिन अगर ईडी की प्रवृत्ति ही यही है कि संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति को किसी भी तरह जेल में ही रखा जाए, तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है। बता दें कि ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने पीठ को बताया कि संज्ञान के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था क्योंकि सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी। अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की इस बात पर जस्टिस ओका ने कहा कि हम आपको किस तरह के संकेत दे रहे हैं ये भी तो समझिए। संज्ञान लेने का आदेश चाहे जिस भी आधार पर रद्द किया गया हो, लेकिन ये भी तो देखिए कि कोई व्यक्ति अगस्त 2024 से हिरासत में है। ये सब क्या है? इसके बाद पीठ ने आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि संज्ञान आदेश रद्द होने के बाद उसकी हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में यह भी कहा कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिकारियों को जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की आजादी होगी। इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर भी उठ रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन जिस तरह से सीएम पद पर फैसला अब तक नहीं हो पाया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी में आंतरिक फूट पड़ गई है। वहीं आप विधायक अमानत उल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर भी आप बीजेपी पर हमलावर हैं।
तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है। जहां चर्चाएं चल रही हैं कि 15 फरवरी को पीएम मोदी फ्रांस अमेरिका दौरे से वापसी के बाद बीजेपी के विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद नाम की घोषणा करेंगे, तो वहीं इस बीच विपक्षी आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी गुटबाजी का शिकार है, इसीलिए अब तक सीएम तय नहीं हो पाया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का दावा है कि ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी मिल रही है जो आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा। इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। इनकी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? कल खबर आई कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं। इनको आपसी लड़ाई बंद करके जल्द ही सीएम की नियुक्ति करनी चाहिए और दिल्ली के शासन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान के मामले पर प्रियंका ने कहा, जिस आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आरोपी बेल पर है। जब वो कागज पुलिस को दिखाए गए तो पुलिस ने हड़बड़ाहट में उल्टा विधायक के खिलाफ केस बनाने की कोशिश की। ये बीजेपी का पुराना पैटर्न रहा है कि वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। पुलिस अगर सीरियस है तो उन्हें ये पता करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल पर किन लोगों ने पथराव किया था, वे कौन लोग थे, उनके खिलाफ जांच करे। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाते ही घिरती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ सीएम फेस को लेकर बीजेपी के विधायकों में ही तनातनी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों में बीजेपी फंस चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली में सरकार चलाना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी हर मोर्चे पर घिरती जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाओं को लेकर मोदी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशाने पर आ गई है। केंद्र सरकार ये दावा करती रही है कि उसके शासन में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन अब उनके इस दावे की पोल खुल गई है। बीते ही दिन अखनूर सेक्टर में धमाके की खबर आई, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पूर्ण राज्य के दर्जे का मामला कई सालों से लंबित है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही राज्य का दर्जा बहाल हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन क्या लोगों को लगता है कि इससे यहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जो लोग डंके की चोट पर बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया है, उनसे पूछिए कि आतंकवाद है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कल ही हुए एक आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया। ये विस्फोटक कहां से आया? आसमान से तो नहीं आया। हमें जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों की मदद की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हमें यहाँ शांति स्थापित करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ शांति से ही कुछ हो सकता है। हमारे बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं और सबसे बड़ा मसला यही है। हमारे स्कूलों की हालत देखिए, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए। बता दें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और इसे 2 भागों में बांट दिया था। तब से लगातार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। इन घटनाओं ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आरोपों से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भी घिर गई हैं। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन ने हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो भारत आ गई, लेकिन बांग्लादेश में उनका विरोध जारी रहा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इन आरोपों पर मुहर लगा दिया है। यूएन ने हिंसा के दौरान हुई घटनाओं के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार बताया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां बांग्लादेश में उनका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं अब संयुक्त राष्ट्र ने भी उन पर लगे आरोपों पर सहमति जताई है। यूएन ने पिछले साल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और जान जाने की घटनाओं के लिए शेख हसीना की सरकार को जिम्मेदार बताया है। यूएन ने कहा कि उसके पास ये मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि देश में मानवता के खिलाफ जान लेने की घटना, यातना, कारावास और दूसरी अमानवीय कृत्य किए गए हैं। यूएन का ये बयान बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई और 15 अगस्त के बीच हुई घटनाओं की मानवाधिकार जांचकर्ता की एक रिपोर्ट के आधार पर आया है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस रिपोर्ट में जान जाने वालों का आंकड़ा 1400 के आसपास मिला, जबकि बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक केवल 834 लोगों की ही जान गई है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस छात्र आंदोलन में महिलाओं को हिस्सा लेने से रोकने के लिए उनके शोषण की भी धमकी दी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये हिंसा बांग्लादेश सरकार के देशव्यापी विरोध के बावजूद सत्ता पर काबिज रहने के लिए उनकी एक सोची समझी और सुनियोजित रणनीति थी। जांच में ये भी पाया गया कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार, उनकी पार्टी अवामी लीग, बांग्लादेश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी भी इन हिंसक हमलों में कथित तौर पर शामिल थी। इस रिपोर्ट ने शेख हसीना की देश वापसी की संभावनाओं पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया है।
आपको बता दें कि यूनो सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक उनकी वापसी को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर हैं। आज भाषण में उन्होंने कहा कि भारत आने का ये सही समय है, चौंकी नहीं। वो कुंभ में आने के लिए निमंत्रण नहीं दे रहे थे, बल्कि वे ये बता रहे थे कि भारत में 120 एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। अब 120 एयरपोर्ट बनाने से किसको फ़ायदा होगा ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ रहूँगा तेरा साया साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव।